इस वीडियो में हम समझेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, एवोल्यूशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप एंड अप्रोचेस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम शॉर्ट में सीपीए कहते हैं और सीपीए में हम क्या करते हैं, वी बेसिकली स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कंपैरेटिवली, यानी कि अलग अलग देशों की एडमिनिस्ट्रेशन की हम स्टडी करते हैं और उनका आपस में हम कंपैरिजन करते हैं। It is also considered as a movement which aims to make public administration universal and ecological. इसका एम ये भी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिवर्सल बनाया जा सके, इसको ग्लोबल बनाया जा सके। And it also helps in understanding the structure of administration and their functioning in different settings or countries and what it does. CPA हमें हेल्प करता है ये जानने में कि अलग अलग देशों में एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से कार्य करती है और अलग देशों की, जैसे हर देश का अपना एक पॉलिटिकल सेटिंग है, एक एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फोकस करती है और अलग अलग देशों में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ढांचा है, कैसे एक कंट्री का स्ट्रक्चर दूसरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, ये सब सीपीए में हम स्टडी करते हैं। रॉबर्ट डेल की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि एज लॉन्ग एज द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कंपैरेटिव, द क्लेम फॉर साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साउंड्स रादर हॉलो। जब तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी कंपैरेटिव बेसिस पे नहीं की जा सकती, जब तक हम कंपैरिजंस नहीं करते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस नहीं बन सकता। निर्मोद रफेली की डेफिनेशन है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस। कि सीपीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्टडी है, बस इसमें क्या है कि इसमें कंपैरिजंस किए जाते हैं। सो द कॉन्सेप्ट बिकेम पॉपुलर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलर हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। जो नई कंट्रीज इमर्ज हुई हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कार्य करती है, इस सब को जानने में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और इसी प्रकार से सीपीए का डेवलपमेंट हुआ। अब हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ सीपीए पर, जहां हम समझ सकते हैं कि even though Aristotle did comparative study of city states and Woodrow Wilson compared American governmental systems with the UK system, the study of CPA has gained momentum in the recent years after the Second World War। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही CPA का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है। हालांकि पुराने जमाने में ट्रेडिशनल टाइम्स में एरिस्टोटल ने कंपैरेटिव स्टडी करी है सिटी स्टेट्स की, और वुड्रो विल्सन ने भी कंपेयर किया है अमेरिकन गवर्नमेंटल सिस्टम को यूके सिस्टम के साथ। बट अलग अलग देशों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करना आपस में, ये एक नया एस्पेक्ट है जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद इमर्ज हुआ, और इसके लिए श्रेय जाता है कई सारे स्कॉलर्स को, जिनमें आते हैं गैब्रियल ऑलमंड, ची पॉवेल, कोलमैन, डेविड एप्टर, लूशियन पाए, जिन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस प्रेजेंट किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फील्ड में, और इससे इंस्पिरेशन मिली कि एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी। इसके अलावा जो नए नए कंट्रीज इमर्ज हुए एशिया में एंड अफ्रीका में, ये अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते थे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते थे थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने भी सीपीए के डेवलपमेंट में हेल्प किया, क्योंकि अलग अलग प्रशासन आए अलग अलग कंट्रीज में, वो अपने प्रकार से फंक्शन करते थे, और यही सब सीपीए का एम था, टू स्टडी दीज वेरी स्ट्रक्चर्स, टू स्टडी द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म्ड बाय दीज वेरी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा यूएसए ने और इसके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, कॉर्पोरेट्स ने, फाउंडेशंस ने ऐसे प्रोग्राम्स स्पॉन्सर किए जिसने मदद करी एडमिनिस्ट्रेटर्स की, लेक्चरर्स की और प्रोफेशनल्स की कि एक कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप की जा सके। और फिर आता है कैग, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। इसका मेंशन पिछली वीडियो में भी था जो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थी। कैग का फॉर्मेशन हुआ था सन 1960 में, और ये एक डिवीजन था एस्पा का, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और इसको फंड किया गया था फोर्ड फाउंडेशन द्वारा। और एम इसका ये था टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको स्टडी किया जाए और एक कंपैरेटिव थ्योरी फॉर्म की जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रेड डब्ल्यू रिग्स,
जिनको कि फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्रेड डब्ल्यू रिग्स जो है वो है फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फीचर्स ऑफ सीपीए। सबसे पहला फीचर है सीपीए का कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर करके स्टडी करना। इससे क्या होता है, अगर हम अलग अलग देशों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करते हैं तो इससे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या रिसर्चर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये जानने में मदद मिलती है कि एक देश का प्रशासन दूसरे देश के प्रशासन से कैसे अलग है, और या अलग अलग देशों के प्रशासन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ये सब जानने में कंपैरेटिव स्टडी के थ्रू हेल्प मिलती है। और इसीलिए सीपीए जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कंपैरेटिव स्टडी। इसका सेकंड फीचर है थियोरी बिल्डिंग का। फोकस रहता है कि थियोरीज बनाई जा सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, और ना ही सिर्फ थियोरीज बनाई जाए बल्कि उन थियोरीज को प्रैक्टिस में लाया जा सके ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप ब्रॉडर हो सके और ये ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में पॉपुलर हो सके। फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने सीपीए के 3 ट्रेंड्स बताए हैं जो कि फीचर्स भी कहे जा सकते हैं सीपीए के। सबसे पहला है शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल ओरिएंटेशन। नॉर्मेटिव फोकस करता है कि क्या होना चाहिए बजाय कि क्या है पर। सीपीए फैक्ट्स पर बेस्ड है बजाय कि आइडियाज पे। आइडियाज होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल, तो ये फैक्ट्स पर बेस्ड है बजाय कि आइडियाज पर बेस्ड होने के। इसके बाद आता है इडियोग्राफिक टू नॉमेथेटिक ओरिएंटेशन। सुनने में तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत ही इसका सिंपल सा मीनिंग है। इडियोग्राफिक का मतलब होता है कि एक सिंगल एलिमेंट की स्टडी करना, जैसे कि एक सिंगल देश, एक सिंगल कंट्री है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की हमने स्टडी कर ली, वो इडियोग्राफिक में आ जाएगा। लेकिन सीपीए का क्या ओरिएंटेशन था? सीपीए वाज नॉमेथेटिक। सीपीए में हम करते थे मल्टीपल स्टडीज, मल्टीपल एलिमेंट्स की स्टडी, यानी कि अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी। तो ये नॉमेथेटिक था। फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी एनवायरनमेंट पे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस एनवायरनमेंट में, किस पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, उसकी क्या सराउंडिंग्स है, इन फैक्टर्स को वो ध्यान में नहीं रखती थी। लेकिन सीपीए जो है इन फैक्टर्स का ध्यान रखती थी कि क्या सोशल बैकग्राउंड है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट कर रहा है, क्या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इन सब फैक्टर्स का सीपीए में ध्यान रखा गया था। That's the reason why CPA had a ecological orientation. Scope of the study of comparative public administration. इसका मतलब है कि सीपीए की जो स्टडी है उसका एरिया क्या है, उसमें हम क्या क्या स्टडी करते हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि क्या वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज इंक्लूडेड हैं सीपीए में, हम किस किस प्रकार की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली इसमें आती है इंट्रानेशनल स्टडी। इसमें होता है कंपैरिजन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द सेम कंट्री। एक ही देश की अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस को हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि इंडिया का अगर हम एग्जांपल लें तो राजस्थान की एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम हरियाणा की एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करते हैं तो उसको हम एक इंट्रा नेशनल स्टडी बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें आती है इंटर इंस्टीट्यूशनल स्टडी। अब सीपीए में इंटर इंस्टीट्यूशनल स्टडी होगी जब हम एक ही देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करेंगे। जैसे कि इंडिया की फिनेंस मिनिस्ट्री को इंडिया की ही होम मिनिस्ट्री से हम कंपेयर करेंगे, वो होगा इंटर इंस्टीट्यूशनल स्टडी। नेक्स्ट इसमें आती है क्रॉस नेशनल स्टडी। क्रॉस नेशनल स्टडी में आता है कंपैरिजन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब अलग अलग देशों की एडमिनिस्ट्रेशन को हम इसमें कंपेयर करते हैं, लाइक इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को हम यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन से या फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेशन से हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। और इसको हम क्रॉस कल्चरल तब बोलेंगे इन केस ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज विद डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि जब हम ऐसी दो अलग अलग देशों की एडमिनिस्ट्रेशंस को कंपेयर करते हैं जिनका कल्चर भी एक दूसरे से अलग होता है, उसको हम क्रॉस कल्चरल स्टडी बोलते हैं। जैसे अगर हम चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन का यूके की एडमिनिस्ट्रेशन से कंपैरिजन करें, इन दोनों ही देशों के अलग अलग कल्चर्स हैं। और लास्ट आता है क्रॉस टेम्पोरल स्टडी। इसमें हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ टाइम को। अलग अलग फेजेस ऑफ टाइम को जब हम कंपेयर करते हैं वो क्रॉस टेम्पोरल स्टडी होती है। जैसे कि अगर हम ब्रिटिश रूल के दौरान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको प्रेजेंट डे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करते हैं तो वो डिफरेंट फेजेस ऑफ टाइम को कंपेयर करना हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल है क्रॉस टेम्पोरल स्टडी का। अब आता है अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
इसमें वो अप्रोचेस आती हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग कंट्रीज की एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है दैट स्टडीज हाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, कि कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, चाहे वो स्ट्रक्चर सरकार हो, चाहे वो स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकती है, वो कैसे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। वो फंक्शन हो सकता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये अप्रोच स्टडी करती है कि कैसे कोई स्ट्रक्चर किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या स्टडी करती है? ये स्टडी करती है एनवायरनमेंट इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट्स। एक कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे ऑपरेट कर रही है, किस एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, ये इकोलॉजिकल अप्रोच स्टडी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंडिया की और चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करना है सीपीए के तहत और इकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे दोनों ही कंट्रीज का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि दोनों ही कंट्रीज का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच इन्हीं फैक्टर्स पर, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, पर फोकस करती है। फिर आता है ब्यूरोक्रेटिक और आइडियल अप्रोच। ये अप्रोच दी गई थी बाय मैक्स वेबर और इस अप्रोच में स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज्ड। इस पर्टिकुलर अप्रोच में हम स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। इससे ऊपर जो हम एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच थी उसमें हम स्ट्रक्चर पे भी फोकस करते थे और हम फंक्शंस की भी स्टडी करते थे। वेराज जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है या अप्रोच है, इसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर ही फोकस करते हैं। और वो हम कैसे करते हैं? हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट हिरार्की हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो। तो इन फैक्टर्स को हम एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन की के स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें इंडिया के और यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन को आपस में कंपैरिजन करना है ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को यूज करके, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को यूज करके, तो हम क्या करेंगे? हम दोनों ही कंट्रीज के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे। हम ये देखेंगे कि दोनों कंट्रीज की हिरार्की कैसी है, दोनों ही कंट्रीज में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है, और दोनों ही कंट्रीज में रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो इन चीजों को, इन फैक्टर्स को हम कंपेयर करके, इन फैक्टर्स का एनालिसिस करके हम दोनों देशों की एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और इसके बाद आती है सिस्टम्स अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है कि एक सिस्टम जो होता है वो पार्ट्स से बनता है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम उन पार्ट्स की इंटरेक्शन को भी स्टडी करें। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन फैक्टर्स की स्टडी पे, जो पार्ट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनकी स्टडी पर ये फोकस करती है और ये स्टडी करती है उनकी इंटरैक्शंस को, कि कैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो इस प्रकार सिस्टम्स अप्रोच जो है वो वर्क करती है। तो ये तो थी अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप समझ ही गए होंगे कि सीपीए का मतलब क्या है। सीपीए बेसिकली अलग अलग देशों के एडमिनिस्ट्रेशंस की स्टडी करती है और फिर उनका कंपैरिजन करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।